जयपुर से बड़ी खबर, वन स्टेट वन इलेक्शन पर उप समिति की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक है। मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठक में निकाय चुनावों पर चर्चा, सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन पर बड़ी बैठक चल रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा और मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। वार्डों के पुनर्गठन परिसीमन की भी मॉनिटरिंग होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, ये बैठक शुरू हो गई है, अपडेट क्या है? देखिए, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नवंबर वर्ष 2025 के अंदर इलेक्शन होने हैं। प्रदेश के जो सभी जो निकाय हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 16 जनवरी को जो कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति, इसका गठन किया गया था और इसकी जो पहली बैठक है आज वो कहा जा सकता है कि संपन्न हुई है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में जो बैठक संपन्न हुई है, इसके अंदर अब तक जो वार्डों के जो परिसीमन है, पुनर्गठन है, उनके कार्यों की समीक्षा की जल्द कहा जा सकता है कि जो डिलिमिटेशन का जो काम है वो पूरा किया जाएगा। तो रूपरेखा है कि प्रदेश के अंदर स्टेट वन इलेक्शन जो है वो यहाँ पर करवाए जाए। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य यह है कि नवंबर 2025 तक हर सूरत में जो है वो निकायों के जो चुनाव जो करवाए जाए। इसमें कहा जा सकता है कि इस बैठक के अंदर जो मंत्री संजय शर्मा है, इसके अलावा कहा जा सकता है कि जो मंत्री सुरेश रावत हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, के विश्नोई हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल रहे हैं, या वो एलएसडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। या तो बैठक है सभा के अंदर जो है संपन्न फिर यूडीएच मंत्री झावर सिंह इस पूरी मीटिंग को लेकर जो है मीडिया के सामने पूरी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज ये जो पहली बैठक है। ठीक है रोशन, आप बैठक पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जूली जी के नेतृत्व में विधायक दल सदन और सदन के बाहर संघर्ष कर रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन हम विपक्ष का धर्म नहीं निभा रहे, हमारी योजनाएं शानदार थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। हालात बड़े गंभीर हैं, कुछ काम हो नहीं रहे हैं। वादे किए थे, वादे खिलाफी हो रही है। खुद के जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और हमारे वक्त की जो स्कीमें थी उनको या तो कमज़ोर कर दिया या बंद कर दिया। हमें गर्व है कि हमारे विधायक दल जो है जूली जी के नेतृत्व में विश्व रूप में संघर्ष कर रहा है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है। उसका जनता में एक मैसेज गया है कि सरकार तो नहीं बनी है परंतु विपक्ष जो है उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। और प्रदेश में एक बार फिर ईडी की छापेमारी हुई है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रेलवे के स्क्रैप ठेकेदार शाहबुद्दीन के रेड पड़ी है और उनके दूसरे ठिकानों पर भी सर्च चल रही है। रेड के दौरान सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है। वहीं दूसरी रेड भीलवाड़ा के बापूनगर इलाके में पड़ी है। यहाँ ईडी ने मोबाइल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है और हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा और भीलवाड़ा की ये तस्वीर है जहां सुबह से ही ईडी के अफसर सर्च चला रहे हैं। तो पहली तस्वीर कोटा के विज्ञान नगर की है जहां पर आप देखिए जैसे ही कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया। स्क्रैप कारोबारी के ठिकानों पर रेड देखने को मिली है। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा के बापूनगर से सामने आई है जहां पर मोबाइल कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई है। भीलवाड़ा के बापूनगर इलाके में ईडी ने मोबाइल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह सुबह ही ईडी की टीम व्यापारी के घर पहुंच गई और उसके बाद से ही ईडी के अफसर सर्च चला रहे हैं। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, सुबह सुबह ही ईडी की टीम जैसे ही व्यापारी के घर पे पहुंची तो आप देखिए कैसे हड़कंप का माहौल देखने को मिला है और अब जो है ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। ईडी
की टीम पहुंची है और ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ की तरफ किस प्रकार से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। लगातार ईडी की टीम जो अंदर है वो कार्रवाई कर रही है। और ये आप घर देखेंगे, मेरे सामने जो घर है, भूरे कलर का जो घर है, ब्राउन कलर का जो घर है जिसके गेट है, इसमें ईडी टीम मौजूद है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखिए गाड़ियां खड़ी हुई है और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बाहर से टीम आई हुई है और लगातार यहाँ पर ईडी का सर्च ऑपरेशन है। अब आप देखेंगे पुलिसकर्मी अंदर जाते हुए, तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद आस पड़ोस में भी हड़कंप है। कहा जा रहा है कि ये मोबाइल व्यवसायी है और इसके घर पर ईडी की जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, रेड पड़ी है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है और सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। तो सुबह ही यहाँ पर ये लोग आ चुके थे और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मोबाइल व्यवसायी है, इसके मुख्य बाजार में इसकी दुकान है, जहां पर भी अभी वो दुकान बंद है और वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। मोबाइल व्यवसायी से का काम करते हैं, मोबाइल का व्यवसाय है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में इनका घर है। सुबह जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची तो आस पड़ोस में हड़कंप मच गया था। लोग सोच रहे थे कि किसकी टीम आई है, पर ईडी के 4 से 5 लोग अभी अंदर है ईडी की टीम के और लगातार सर्च ऑपरेशन ईडी टीम का जारी है। और हमारे सामने ये घर है और यहीं पर ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। भरतपुर नगर निगम ने आज कृष्णा नगर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया है और करीब 1800 वर्ग गज जमीन पर बने भवन को पोकलेन और जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। नगर निगम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने बताया कि स्कूल के लिए रियायती दर पर नगर निगम द्वारा जमीन आवंटित की गई थी और जब स्कूल बंद हो गया तो स्कूल के संचालक ने जमीन को किसी और को बेच दिया, जिसका मामला जीएलबी न्यायालय में चला, जहां से मामला खारिज हो गया है। आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। वही जमीन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे अब नगर निगम अपने कब्जे में लेकर के नीलाम करेगा। नगर में नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पोकलेन मशीन और जेसीबी की सहायता से जो 1800 वर्ग गज में अवैध अतिक्रमण था उसे यहाँ तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इस तरह से पोकलेन मशीन चल रही है और यहाँ पर अतिक्रमण को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरे भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। क्या पूरा मामला है? ये पेंटिकोस्टल स्कूल को लैंड जो है वो रियायती दर पर अलॉट की गई थी। उसके बाद स्कूल खत्म हो गया था कुछ समय से, तो उसके बाद नगर निगम के द्वारा इनको नोटिस दे करके इनका अलॉटमेंट कर दिया। उस कैंसिलेशन के खिलाफ ये डीएलबी में इन्होंने अपील की थी, वो अपील भी खारिज हो चुकी है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये किसी ने कब्जा नहीं किया था। अब मेरे संज्ञान में आया, उनके सारे दस्तावेजों की जाँच करके ज़मीन निगम के कब्जे में ली जा रही है। काफ़ी देश की ज़मीन है, ये 10-12 करोड़ की ज़मीन है। तो ये कब्जा हटा करके फिर नगर निगम नीलाम करेगी अपने हिसाब से। और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो लोगों ने दबा रखी है, उनके खिलाफ इस शख्स से मेरा अपील है जनता से भी कि वो अवैध निर्माण नहीं करें। नगर निगम से मंजूरी लेवें, पट्टा लेवें और जो भी सरकारी ज़मीन अगर किसी को ये पता चल रहा हो कि कोई आदमी अतिक्रमण करा सरकारी ज़मीन पर दबा रखी है, वो निगम में जानकारी दें ताकि ऐसे लोग। कैमरामैन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा संसद भवन पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा संसद भवन पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने का कार्यक्रम है सीएम का। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जानकारी ये मिली है कि सीएम भजनलाल शर्मा संसद भवन पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, 11 बजे सीएम जयपुर से रवाना हुए थे, जानकारी ये मिल रही है कि अब संसद भवन पहुंचे हैं। क्या जानकारी है और किन किन मुद्दों को लेकर के आज बातचीत हो सकती है धर्मेंद्र प्रधान से? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भजनलाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट के बाद सीधे संसद भवन परिसर जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। साफ तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो कई केंद्रीय मंत्रियों से वो जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। जो प्रमुख नाम है उसमें CR पाटिल है, उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। राजस्थान में जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान के विकास को लेकर के किस तरह से कई जल परियोजनाओं को लेकर के जिस तरह से उन्होंने CR पाटिल के साथ लगातार मुलाकात कर रहे थे और
इसी कड़ी में जो है आज मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय मंत्री है मनसुख मांडविया, उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। राजस्थान में जो है वो कृषि के विकास, खेल के विकास की बात करें या फिर हम बात करें श्रम योजनाओं की बात करें, काफी महत्वपूर्ण दौरा है सीएम का, आप नजर बना करके रखिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किटाना गांव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आपको बता दें कि हमेशा दिल में वो बसता है और ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एक हाईवे मांग लिया। राज्यसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान उपराष्ट्रपति ने अपने अंदाज में नितिन गडकरी से कहा, माननीय मंत्री जी, अब चेयर की सप्लीमेंट्री, ये परम सौभाग्य कि मैं किठाना गांव में मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई, बड़ी ख्वाहिश है और बात भी जायज है। गडकरी जी की नजर वहां पड़नी चाहिए और वो एक राष्ट्रीय मार्ग पर आना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां की स्थिति मालूम नहीं है। माननीय मंत्री जी, अब चेयर की सप्लीमेंट्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं किठाना ग्राम में मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई, बड़ी ख्वाहिश है और बात भी जायज है। गडकरी जी की नजर वहां पड़नी चाहिए और वो एक राष्ट्रीय मार्ग पर आना चाहिए। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि जो लोग रिंगस से दिल्ली आते हैं, कम से कम 30 किलोमीटर कम होगा। इसकी जानकारी आपके दफ्तर को देंगे, आपकी इनायत भी हो तो सब ठीक हो जाएगा। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे वहाँ की जागरूक स्थिति मालूम नहीं है, आप मुझे एक बार आदेश दिया आपने, उसका डिटेल दे दीजिए। और निश्चित रूप से वैसे आई एम ओनली ऑथोराइज कि मैं नेशनल हाईवे पे ही पैसा खर्चा कर सकता हूँ और आपका जो रोड कह रहे हैं उसको हम नेशनल हाईवे बनाकर वे आउट निकालेंगे और मैं जरूर। अजमेर में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की ओर से हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी है। नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी जो है कार्य बहिष्कार करके विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन से वेतन बढ़ाने की मांग की है और वेतन नहीं बढ़ने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजमेर से आई है ये तस्वीर। ठेकेदार पर कम वेतन देने और शोषण करने का आरोप लगा है। नगर निगम प्रशासन से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है और सरकार से अस्थायी कर्मचारियों को 18,000 रुपए वेतन देने की मांग है। हमारे इतने दिन 4 दिनों से हम हड़ताल पे चल रहे थे और काफ़ी परेशान होने के बाद आज हम कलेक्टर महोदय साहब को हमने विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में हमने मांग रखी कि हमारी जो हमें कई वर्षों से 6200 रुपये जो तनख्वाह दी जाती थी वो हमारा वेतन हमारा नहीं हो पाता है। इसी कारण हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि हमारा 12,000 रुपये मंथली रोज दे, 400 रुपये पर डे हमारे सैलरी हो, ये हमारी मांगे हैं। और हमारा संसाधन ठेकेदार द्वारा संसाधन भी नहीं दिया जाता है और साप्ताहिक अवकाश में हमें नहीं दिया जाता है, उसकी भी हमने कलेक्टर महोदय से मांग रखी है। हमारी मौलिक मांग छोटी सी, ना कोई ज़्यादा बड़ी ना कुछ। देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आज वेतन विज्ञप्ति के अंदर में 30,000, 35,000, 40,000, यानी अगर वो ठेका भर्ती में भी काम करते तो 500-600 रुपये प्रति दिन की उनकी मजदूरी होती है। ये वाल्मीकि समाज का इतना शोषणित है कि 70-75 सालों के अंदर में भी ये वाल्मीकि समाज जो अस्थायी तौर पे श्रमिक के तौर पे काम कर रहा है, डोर टू डोर पे परिवहन निगम में ड्राइवर के और हेल्पर के तौर पे काम कर रहा है, उसे मात्र 6,200 रुपये तनख्वाह दी जाती है।